तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक लॉस ऑफ मोशन। ठीक, अब जो लॉस हैं किसने दिए थे? ये दिए थे सर न्यूटन ने, है ना। न्यूटन ने कितने लॉस दिए थे अपने? 3 लॉस दिए थे। तो इन 3 लॉस से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में अपने को डिस्कस करना होगा। तो ये वन शॉट वीडियो मैंने बनाया है जिसके अंदर मैंने मेनली फोकस करा है कंसेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स पर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर थ्योरी तो बहुत ही कम है ना। थ्योरी बिल्कुल ही मिनिमम है। कुल मिला के 3 लॉस हैं, जिसमें से भी जो सेकेंड लॉ है उसके अंदर एक इक्वेशन है जिससे आपके सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो रहे होंगे। और कंसेप्ट्स की मैं बात कर लूँ तो कंसेप्ट इसके अंदर बहुत सारे हैं, जैसे आपके पास वेज कंस्ट्रेंट हो गया, या फिर आपके पास नॉर्मल का रिएक्शन हो गया, या फिर स्प्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो इन सब के बारे में अपन सीख रहे होंगे और इन सब पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी कर रहे होंगे अच्छे से। तो मैंने काफ़ी क्वांटिटी में न्यूमेरिकल्स लिए ताकि हर कंसेप्ट में आपके लिए कवर कर सकूं। क्या बात समझ में आई? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉस ऑफ मोशन से, है ना। तो न्यूटन भाई साहब ने 3 लॉस दिए अपने, ठीक है, किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो जो सबसे पहला लॉ था, फर्स्ट लॉ, इसको आपको याद भी होगा, ये क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जैसे आप एग्जांपल लेते ही हो कि आप किसी बस में बैठे हो, है ना। बस अगर वेलोसिटी v से जा रही है तो आपको पता है कि अगर आप अंदर बैठे हो तो आप भी किसी स्पीड से जा रहे होंगे, वेलोसिटी v से जा रहे होंगे। आपको नहीं पता चल रहा होगा वो, क्योंकि आप रिलेटिव हो, बट आप कितनी स्पीड से जा रहे होंगे, वेलोसिटी v से जा रहे होंगे। अब जैसे ही इस बस वाले ने ब्रेक लगाए तो बस पे तो ब्रेक लग गए, आप पे ब्रेक लगे क्या? नहीं। तो आप कंटिन्यू करोगे आगे जाना। इसी को बोलते हैं इनर्शिया में रहना। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आप पर वर्क नहीं करती आपको रोकने के लिए, जब तक आपका मोशन डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। यही क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो इतना दिमाग में रखना है। जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि आपकी जो फोर्स होती है, वो क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम, ये होती है। अब यहां से जो P है ना, जो लीनियर मोमेंटम इसको मैं बोल रहा हूं, आपको इसका फॉर्मूला ऑलरेडी याद होगा। P क्या होता है? एम वी। ये P एक वेक्टर है ना, यहाँ पे V वेक्टर है ये, ऐसे। तो P वेक्टर क्या होता है? M इंटू वी। ये मास और ये वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड लॉ है। क्या? ये आपका सेकेंड लॉ है। कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं सेकेंड लॉ को, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि गलत है। ये चीज इसका एक डेरिवेटिव है, ठीक है। अगर आपसे कोई सेकेंड लॉ पूछता है तो आपको ये आंसर देना है। चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? आपका फोर्स होता है। तो यहां से आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, अगर हमने क्या लिखा है कि आपका फोर्स होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो डी बाय डी टी, यही होता है। यहां से डिफरेंशिएट कर दो, उसको क्या आ जाएगा? ये डी। एक बार मास को कांस्टेंट मान लो तो मास बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो डी वी बाई डी टी, ठीक है। प्लस एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट मान लो तो वेलोसिटी बाहर आ गई, फिर डी एम बाई डी टी। तो ये लॉ आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है। बट एक्चुअली में होता क्या कि हम हमेशा लगभग 99% केसेस के अंदर मास को कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट ही रहता है, ठीक। तो इसलिए डीएम बाई डी टी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यहां से आप लिख सकते हो जो आपकी फोर्स आती है, फोर्स कितनी आती है? एम इंटू डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप बोल सकते हो फोर्स क्या हो जाएगा आपका? मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये एक डेरिवेटिव है। कब? जब आपका मास कांस्टेंट है। बट ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पर आपका मास जो है वो चेंज हो रहा हो और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, या फिर मास आपका कांस्टेंट, वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही हो, या फिर मास आपकी चेंज हो रही हो और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इन सब केसेस के अंदर आपका जो फोर्स है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ये है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ये नहीं है, फोर्स इंटू इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं। ये कब है? जब आपका मास कांस्टेंट होता है। क्या बात समझ में आ रही? तो ये सेकेंड लॉ हो गया आपका। अच्छा, थर्ड लॉ क्या कहता है? जो थर्ड लॉ है उसका तो आपको याद भी होगा मुंह पे, क्योंकि डेफिनेशन इतनी अच्छी है। क्या बोलते हैं? आपकी जो भी आप फोर्स लगाते हो ना, उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना आप फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पर, वो ऑब्जेक्ट भी आपको उतनी ही फोर्स से पुश करता है, जिसको हम नॉर्मल से भी स्टडी करते हैं। किससे? नॉर्मल से। अभी मैं डिस्कस करूंगा नॉर्मल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है बस कि फोर्स जो होती है वो इक्वल एंड अपोजिट होती है एक पेयर के लिए। किसके लिए? एक पेयर के लिए।
पेयर मतलब दो चीज़ें साइमल्टेनियसली, जैसे ये एक ब्लॉक ये रखा है, एक ब्लॉक नीचे ये रखा है M1 और M2, तो इनके लिए फोर्स जो लगा रहे होंगे एक दूसरे पे ये क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो ये थर्ड लॉ है। तो होता क्या ना, जैसे आप कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो किसी बुक से या आप अपना होमवर्क कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कुछ डाउट्स आते हैं। अब इन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई मेंटर या कोई टीचर तो है नहीं, है ना। तो ये जो डाउट्स होते हैं ये आपके पाइलअप होते चले जाते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है अनअकैडमी के नए फीचर आस्क अ डाउट ने, ठीक है। अब ये क्या करता है, आपको इस पे क्वेश्चन पूछना है जो भी जिसमें भी आपको डाउट है, और उसका वो वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे कुछ ही घंटों में। तो अगर आप 6 से 12 तक के बच्चे हैं तो आप इस ऐप पर जाके, अनअकैडमी के ऐप पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं, इसका पहला फीचर है कि कितने भी डाउट पूछ लो, एक तो फ्री है, और डाउट्स भी कितने पूछ लो, कभी भी पूछो। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल रहे होंगे सॉल्यूशंस, और जो आपने क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन का आपको आंसर सॉल्यूशन मिल रहा होगा। तो जो क्वेश्चन पूछने का प्रोसेस है उसको अच्छे से समझ लो एक बार। आपको सबसे पहले तो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है ना। अगर डाउनलोड आपने ऑलरेडी कर रखा है तो उसको अपडेट कर लीजिए, जिससे कि आपका आस्क का डाउट का जो आपका सेक्शन है वो आप वहाँ पर अपीयर हो जाए। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप को ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको दिखेगा आस्क का डाउट का ऑप्शन। तो नीचे जाएंगे तो वहाँ पर दिखाई देगा टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका डाउट है उसकी पिक्चर आपको अपलोड करनी होगी। आपने पिक्चर अपलोड कर दी, जैसे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड हो गए एक पिक्चर के अंदर, तो आपको क्रॉप करना होगा जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है। तो क्रॉप कर दिया आपने, क्रॉप करने के बाद उसको आप अपलोड कर दो। अपलोड करोगे जैसे ही तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा जो भी आपने क्वेश्चन अपलोड करा है वो किसका है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, बायोलॉजी का, जिसका भी है। तो आपको वहाँ पर लिखना है कि फिजिक्स का पूछा है, ठीक। इतना करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा कि आपको सॉल्यूशंस जल्दी कुछ ही घंटों में मिल जाएंगी, ठीक। अच्छा, डाउट पूछते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो एक टाइम पे एक ही डाउट पूछना है, मल्टीपल डाउट नहीं पूछने एक इमेज के अंदर, और जो इमेज आप अपलोड करते हैं वो क्लियर होनी चाहिए। और किसी भी मोमेंट पर अगर आपको बोला जाता है कोई कोड एंटर करने के लिए, तो आप हमारा रेफरल कोड सिंह साहब यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे और डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। तो ये हमारा कोड है सिंह साहब। और जिस भी आप क्लास के बच्चे हैं 6 to 12 सबकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से सीधा जाके आस्क अ डाउट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमको क्या डिस्कस करना है, फोर्सेस के बारे में, ठीक है। फोर्सेस के बारे में, क्योंकि आपका जो लॉ है सेकंड इक्वेशन क्या होती है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। क्योंकि हम मास को लगभग कांस्टेंट मान के चल रहे होंगे, तो आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन ये वाली है। अब इसके अंदर फोर्स जो आ रहा है इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, तो एक तो ग्रेविटी लगाती है आपके ऊपर, उस वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, वेट, है ना। क्या बोलते हैं, वेट। तो वेट कितना होता है आपका, जो वेट है वो क्या है, एक फोर्स है, पता है ना सबको। वेट क्या है, एक फोर्स है। वेट जो होती है वो फोर्स होती है। तो कैसे लिखोगे, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो है ही, एक्सेलरेशन क्या होता है, जी, तो mg। तो नीचे के डायरेक्शन में लगता है हमेशा वेट। क्या बात समझ में आई। तो एक तो ये वेट की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल्स के बारे में। नॉर्मल्स अभी मैं सबको ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ, उसके बाद अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल्स क्या होते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, है ना। मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं ऐसे, ये m1 है, ये m2 है। तो जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा होता है ना, जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा होता है वहाँ पर हमको पता है कि ये ऑब्जेक्ट इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, मान लो ऐसा, ये n, ये भी इतना ही फोर्स इस पर ऊपर लगाएगा। तो ये कांटेक्ट होने की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल्स। क्या कहते हैं, नॉर्मल्स। कांटेक्ट होने की वजह से ये जो नॉर्मल्स होते हैं, एक तो ये परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस के, तो जैसे ये सरफेस है तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये भी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आपके जो नॉर्मल्स हैं वो निकल कर आते हैं, हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ठीक है। तो जितना ये नॉर्मल इस पे लगा रहा होगा उतना ही नॉर्मल ये इस पे लगा रखा होगा। तो आपको ये पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें पूछा जाता है कि m2 और m1 के बीच में कितना नॉर्मल एक्ट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। क्या डेफिनेशन क्लियर है नॉर्मल्स की। अच्छा, और जो अपने फोर्सेस की बात होती है, टेंशन, ठीक है, टेंशन। तो जैसे कोई रस्सी होती है ना, जैसे रस्सी है ये, तो अभी तो ये फ्री है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन का मतलब है रस्सी के अंदर कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है, रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना, उसको हम टेंशन कहते हैं। तो अगर वो फ्री है तो बीच में कोई फोर्स है ही नहीं, तो वो टेंशन क्या है, इसमें टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जीरो है। और जैसे आप कोई मास टाक दोगे इस पर, तो ये जो पार्टिकल्स है खींचने लगेंगे, रस्सी टाइट हो जाती है ना, तो उसका मतलब है उसमें टेंशन आ गई। तो रस्सी जब भी टाइट हो जाती है तो उसमें टेंशन जनरेट हो जाता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन डिटेल में।
अच्छा, इतनी बात हो गई। एक होती है आपकी स्प्रिंग। स्प्रिंग आपने देखी होगी, ऐसी स्प्रिंग होती है ना। अब स्प्रिंग के अंदर आपने नोटिस करा होगा, जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हो तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आने के लिए ट्राई करता है। तो कुल मिला के जो स्प्रिंग है वो अपने अंदर कोई फोर्स जनरेट करता है जिससे वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो आप रस्सी को, जैसे आपकी जो स्प्रिंग है, आपकी जो स्प्रिंग है इसको आप ऐसे खींचते हो, यहाँ से मान लो एफ नॉट से आपने खींचा, तो एक एफ एस जो कि स्प्रिंग फोर्स है इस पर एक्ट करने लग जाती है अपने आप, जो कि इसको ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए बोलती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि रेजिस्ट करती है आपका इस मोशन को। आप वहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, ये रेजिस्ट करे कि अरे मत जा वहाँ पर। क्या बात समझ में आ रही? तो ये स्प्रिंग फोर्स होती है। तो ये कुछ फोर्सेस हैं जिनके बारे में अपने को बात करनी होगी। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नॉर्मल्स। क्या है? बस छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। सारे के सारे कंसेप्ट हम क्वेश्चन से ही समझने वाले हैं। तो नॉर्मल्स क्या होता है? मैंने आपको बताया कि एक तो ये प्रेशराइजिंग फोर्स है ना, क्योंकि कॉन्टैक्ट पे लग रहा है तो कॉन्टैक्ट क्या लगता है? हमेशा प्रेशर लगता है। कोई भी कॉन्टैक्ट पर एक प्रेशर लगता है तो प्रेशराइजिंग फोर्स है। ऊपर से ये परपेंडिकुलर होती है हमेशा सरफेस के, परपेंडिकुलर। तो हमेशा आपको अगर फिगर बनाने हो, नॉर्मल्स के डायरेक्शन बनाने हो, तो कैसे बनाओगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ। टेंशन के बारे में, स्प्रिंग फोर्स के बारे में इतना डिस्कस नहीं करूंगा मैं, पर नॉर्मल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो परपेंडिकुलर बनते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे ब्लॉक्स लूँ, यहाँ पर ऐसे, तो नॉर्मल बता सकते हो क्या? बताओगे जैसे ये नॉर्मल ऐसे लगेगा और एक नॉर्मल ऐसे लगेगा। ठीक है, अगर इसका मैं FBD बनाऊँ, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये बड़ा वाला ब्लॉक है, मान लो ये A है और ये B है। तो मैं अगर A का बना रहा हूँ तो इस पर नॉर्मल ऐसे लगेगा। ये किसने लगाया? इस B ब्लॉक ने, NB। और ये जो B ब्लॉक है इस पर नॉर्मल लगेगा ऐसे, N ऑफ A। और हम जानते हैं कि जो NA होता है वो NB के बराबर होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक ये हो गया। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन है, ये यहाँ पे टच हो रहा है ये बिल्कुल इस पॉइंट पर, तो नॉर्मल कहाँ लगेगा? बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर और यहाँ पर नीचे की तरफ। तो उसका FBD अगर बनाओगे आप, तो अगर सर्कल का मैं बनाऊँ, स्फेयर का, तो कहाँ पे लग रहा होगा? इसका ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल, जो कि सरफेस ने लगाया, और इस सरफेस पर नीचे की तरफ लग रहा होगा जो कि स्फेयर ने लगाया। और आप जानते हैं कि जो नॉर्मल ऑफ सरफेस होता है वो नॉर्मल ऑफ स्फेयर के बराबर होता है। तो नॉर्मल हमेशा इक्वली होंगे। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे हमेशा आपको बनाना है। एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे मान लो ये अब दीवार है आपके पास ऐसे, और यहाँ पर एक ऐसे करके स्टिक रखी है। तो यहाँ पर नॉर्मल बनाना होगा तो कहाँ पे बनती है नॉर्मल? हमेशा कॉन्टैक्ट वाले पॉइंट पर। तो कॉन्टैक्ट कहाँ हो रहा है? कॉन्टैक्ट हो रहा है तो यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो कॉन्टैक्ट के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगती है। नॉर्मल आपकी कैसे लगेगी? नॉर्मल ऐसे लगेगी। ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बिल्कुल नॉर्मल। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बिल्कुल नॉर्मल। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। फिर तो फाइंड आउट ही करना होगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम में निकाल के तो हम कर सकते हैं उसको। क्या बात समझ में आ रही है हम कैसे कर रहे हैं इन चीज़ों को? अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि बताओ नॉर्मल कितना लग रहा होगा इन दोनों के बीच में, इस ब्लॉक के और इसके बीच में। तो उसका FBD बनाएंगे अपन। FBD क्या होता है? एक ब्लॉक लिया आपने और उसके जितने भी फोर्सेज उस पर लग रहे हैं सबको बना दिया। ठीक है, अब इसमें कितने फोर्सेज लग रहे होंगे? अगर इसमें इसका FBD बनाऊं तो 10 वाले का FBD बनाता हूँ। देखो ये 10 है, तो एक तो इस पर ग्रेविटी लग रही होगी नीचे, कितनी लग रही होगी? mg। और एक लग रहा होगा नॉर्मल, नॉर्मल जो कि ये सरफेस लगाएगा इसके ऊपर ऐसे, तो ये लग रहा होगा इस पर नॉर्मल। एक लग रहा होगा इस पर ऐसे नॉर्मल। तो यहाँ से अगर ये बैलेंस है, मतलब ये स्टेबल है ना, पड़ा हुआ है उस जगह, तो बैलेंस है मतलब फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए। तो n इक्वल्स टू आपके पास mg आ जाएगा। तो n इक्वल्स टू 10 इंटू 10, तो आपके पास आंसर आ गया 100 न्यूटन। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको क्या निकालना है? यहाँ पर दो ब्लॉक रख दिए, M2 भी रख दिया और M1 भी रख दिया। आपको निकालना है फाइंड नॉर्मल बिटवीन M2 एंड ग्राउंड, मतलब इस पॉइंट में कितने नॉर्मल लग रहा होगा, और M1 और M2 के बीच में, मतलब यहाँ पर, क्योंकि दो कॉन्टैक्ट हो रहे हैं ना, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर हो रहा है और एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सारे FBD बना दो। मान लो यहाँ पर जितना नॉर्मल लग रहा होगा उसको मैं बोलता हूँ N(2), और यहाँ पर जो नॉर्मल लग रहा होगा उसको मैं बोलता हूँ N(1). ठीक है, यहाँ पर जो N1 है और यहाँ पर N2 है। तो M1 का FBD बनाते हैं सबसे पहले, M1 का। तो M1 का मैं FBD बनाता हूँ। M1 का ऊपर लग रहा होगा कितना? N2, क्योंकि मैंने यहाँ पे N2 माना ना नॉर्मल। नॉर्मल कैसे लगता है? हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। तो ऊपर लग रहा होगा N2, नीचे लग रहा होगा आपका M1G, यही लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब इसका बना लो M2 का। M2 का जब FBD बनाओगे तो कैसा बनेगा? ये M2 बनाया आपने सबसे पहले ब्लॉक, नीचे लग रहा होगा इस पर M2G। ठीक है,
एक नॉर्मल इस पे कैसे लगेगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा इसका जो m1 लगा रहा होगा नीचे की तरफ कितना n2, और एक लगा रहा होगा ग्राउंड ऊपर की तरफ n1। दो नॉर्मल लग रहे हैं ना, क्योंकि दो पॉइंट से टच हो रहा है ये, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो दो नॉर्मल फेस करेगा, एक n1 एक n2। तो ऊपर n1 और नीचे n2। क्या बात समझ में आई कैसे लिखा। अच्छा ये स्टेबल है तो फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, तो यहाँ से लिख सकते हो n2 इज इक्वल्स टू m1 इंटू जी, और यहाँ से आ जाएगा n1 इज इक्वल्स टू m2g प्लस n2। तो n2 कितना है आपके पास, n2 की वैल्यू आ गई आपके पास m1g, और n1 की वैल्यू कितनी आई n1 इक्वल्स टू m2g प्लस m1g। तो यहाँ से n1 की वैल्यू भी निकल कर आ गई। तो दो नॉर्मल्स आपके पास निकल के आ गए, ठीक है, एक ये वाले सरफेस पे एक ये वाली सरफेस पे। क्या बात समझ में आई। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना। अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि एक ब्लॉक है, ये फिक्स कर रखा है मैंने यहाँ पर, है ना, ये एक वेज है, क्या बोलते हैं इसको, वेज, ठीक है। अब ये वेज है एक, इसको मैंने फिक्स कर रखा है जिसका मास m2 है, ठीक। इसकी टोटल लंबाई ऐसे, हाइट इसकी h है। यहाँ से ऊपर एक ब्लॉक रखा है m1 मास का, इसको मैंने यहाँ से छोड़ दिया, क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, रिलीज्ड। आपको ये बोलना है, आपको ये पता लगाना है कि ये कितनी देरी में नीचे आएगा। फाइंड टाइम टेकन बाय m1 टू रीच बॉटम, ठीक है। अब देखो यहां पर एनीलिंग का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन से काम है। आपको किससे काम है, एक्सेलरेशन से। तो मैं मान लेता हूं कि अपनी एक्सिस हमेशा इंक्लाइन प्लेन के केस में हम एक्सिस कैसे मानते हैं, ऐसे मानते हैं, ये x ये y। क्या बात समझ में आ रही है। हमेशा इंक्लाइन प्लेन के साथ एक्स एक्सिस मानते हैं और y को उसके परपेंडिकुलर मानते हैं। इंक्लाइन प्लेन के हर क्वेश्चन में ऐसे ही मानेंगे। क्या बात समझ में आई। अच्छा अब अगर मैं m1 की बात करूं, अगर मैं m1 की बात करूं तो मैं m1 की एफडी बना सकता हूं। तो क्या ऐसे बनेगा, ये m1 ऐसे है, तो मैं बोल सकता हूं कि m1 पे एक तो नीचे फोर्स लग रहा होगा ऐसे, कितना m1g, और एक फोर्स लगा होगा नॉर्मल ऐसे, कितना n बोल देता हूं उसको मैं, है ना, या n2 बोल दो। जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है उसको मैं बोल देता हूँ n2, ठीक है। बस यही निकालना है n2। अच्छा n ही बोलो ना फिर, तो क्या दिक्कत है, या चलो n2 ही बोल देते हैं, n2 है ना, नीचे का भी निकाल लेंगे चलो। तो n2 है, तो ये n2 फोर्स लग रहा है इस पर। अच्छा अब ये इसका एफबीडी है, अब ये नीचे जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ऐसे होगा। मेरी एक्सिस जो थी वो कैसी थी, ये बनाना, आपकी जो एक्सिस थी वो कैसी थी, वो यूं थी, ठीक है। तो मैं एक्सिस के डायरेक्शन में ही हमेशा अपने फोर्स के कंपोनेंट करता हूं, ये हमेशा याद रखना, किसमें, हमेशा एक्सिस के डायरेक्शन में। तो एक्सिस जब मैंने एक्स को ऐसे माना है और वाई को मैंने ऐसे माना है, तो मैं यहां पर लूंगा। तो ये एक्स एक्सिस है आपकी, तो m1g का कंपोनेंट करो भाई। अगर ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कितना, m1g साइन थीटा। ये तो ऑलरेडी वाई के डायरेक्शन में है n2, तो बात समझ में आई। और ये कितना हो जाएगा, ये नॉर्मल है ना, ये कितना हो जाएगा m1g कॉस थीटा। ये डायरेक्शन है आपकी y, ये डायरेक्शन है आपकी x, ऐसे ही माने थे अपन ने। अच्छा अब ये इस डायरेक्शन में तो चल रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये चल रहा है। क्या इस डायरेक्शन में चल रहा है, नहीं, y में कहाँ चल रहा है, y में तो चल ही नहीं रहा है ना, क्योंकि अपन ने y कैसे माना है, y इसमें माना है अपन ने ऐसे, y ऐसे माना है अपने। तो y अभी भी जीरो है, अभी भी जीरो है, अभी भी जीरो है, अभी भी जीरो, अभी भी जीरो है, तो y में नहीं चल रहा है वो। तो मैं मतलब y वाले डायरेक्शन के अंदर वो इक्विलिब्रियम में है, y वाले डायरेक्शन के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका n2 होगा वो कितना होगा, m1g cos थीटा होगा। क्या बात समझ में आई, कैसे करा, इक्विलिब्रियम कर दिया y वाले डायरेक्शन में, n2 इक्वल्स टू m1g cos थीटा। अच्छा x वाले में निकालना है। अगर x की बात करूं तो फोर्स कितना है x डायरेक्शन में, फोर्स इन x डायरेक्शन कितना है, माइनस m1g साइन थीटा, इतना ही फोर्स है। यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं उसको ऐसे, f1 इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन कितना है इसके पास, माइनस जी साइन थीटा, क्योंकि ऐसे भी लिखते हैं ना m इंटू ए, तो ये m1 हो गया, और ये जी साइन थीटा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो मैं कह सकता हूँ आपका जो ब्लॉक है, जो आपका ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से चल रहा है, जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से चल रहा है। क्या बात समझ में आई। अब आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास कंडीशन ये है कि ये हाइट आपको h दी हुई है, ठीक है, यह हाइट आपको h गिवन है और एक्सेलरेशन इधर है, वो चल ऐसे रहा है पार्टिकल। तो आप निकाल सकते हो कि अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं, कौन सा वाला, ये डिस्टेंस,
तो इस वाले डिस्टेंस में, इस वाले डायरेक्शन के अंदर मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना चाहता हूँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो अगर ये h है, ये थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, मैं अगर क्या बोलूँ, इसको मैं p बोल देता हूँ, p। तो मैं लिख सकता हूँ जो आपका tan ऑफ थीटा होता है, या मैं इसको कहता हूँ कि जो आपका साइन ऑफ थीटा होता है वो कितना होता है, h अपॉन p होता है, h अपॉन p होता है। तो p कितना आ गया आपके पास, h अपॉन साइन थीटा। तो ये आपके पास जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ ये कितनी है, h अपॉन साइन थीटा है। क्या बात समझ में आई? इसको छोड़ा था यहाँ से, तो u कितना है आपका, 0 है। हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इक्वेशन आप लगाओगे यहाँ पर, इक्वेशन जो आप लगाओगे वो कैसी आएगी, इस डायरेक्शन में g साइन थीटा इसका एक्सेलरेशन है, u आपका 0 था, वेलोसिटी अपने को पता नहीं कि जो नीचे निकलेगी वो, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, h अपॉन साइन थीटा है। तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ से छोड़ा है, जहाँ से छोड़ा है ये वाली डायरेक्शन, जहाँ से छोड़ा है इसके ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, इसके नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव। तो आपका जी साइन थीटा नेगेटिव में, एच भी नीचे ही है, एस भी आपका, तो वो भी नीचे वाली डायरेक्शन में। आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, क्या आ जाएगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आएगा। तो एस कितना है, माइनस एच साइन ऑफ थीटा इस इक्वल्स टू यू टी, यू तो 0 है, प्लस हाफ इंटू ए कितना है, माइनस जी साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2h अपॉन जी साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू टी। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो ये आई। तो इतने टाइम के अंदर वो नीचे पहुंच जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करा जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। अब आप इसमें गलती कर सकते हो, आप क्या करोगे, सीधा आप बोलोगे सर देखो ऐसा है कि ये नीचे आ रहा है ना, तो उसको नीचे आने में कितनी हाइट लगी, इसको इतना नीचे आना है, कितना नीचे आना है, h। तो आप बोल सकते हो कि सर इसको h नीचे आना है तो माइनस h लिख दो, छोड़ा है तो u इक्वल टू 0 t माइनस, और नीचे एक्सेलरेशन कितना है, हाफ इंटू जी है, तो ये जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया, 2h बाय जी का अंडर रूट, ये टाइम आ गया। तो मेरे हिसाब से तो ये टाइम आना चाहिए, बट रियल आंसर क्या है, रियल आंसर आपके पास ये है। यहाँ पर ये गलत क्यों है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नीचे वाले डायरेक्शन में है ही नहीं। क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, नहीं, ये तो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे स्लाइड कर रहा है इस पे, तो इसका नेट एक्सेलरेशन किस साइड है, इस डायरेक्शन में है। अगर ये नीचे आ रहा होता सीधा तो ये कंडीशन वैलिड होती, ठीक है ना। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो सीधा नीचे आता है, उसलिए ये वैल्यू निकलती है। बट ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में, तो नेट एक्सेलरेशन उसका इस डायरेक्शन में है। तो आप नीचे कैसे मान सकते हो नेट एक्सेलरेशन, आपने तो नेट एक्सेलरेशन सीधा उसको जी ले लिया, जबकि नेट एक्सेलरेशन जी है ही नहीं। क्या बात समझ में है? तो ऐसे इसको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहां पर हो गया। अच्छा, आपको बोला जा रहा है इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड नॉर्मल बिटवीन M2 एंड ग्राउंड। अच्छा, अब यहां पर क्या बोल रहा है आपको कि जो सिस्टम है, तो M2 और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल, मतलब ये M2 है और ये आपका ग्राउंड है, तो इनके बीच में कितना नॉर्मल लग रहा होगा ये मुझे निकालना है। तो फिर से डायग्राम बनाते हैं। देखो हो क्या रहा है, ये आपका M2 है, ये आपका M1 था, है ना, और यहाँ पर ये ग्राउंड है आपका। तो ये कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, मान लेते हैं इसको N1 है, क्योंकि मैं इसको N2 बोल रहा था ना, तो ये N1 है मान लो। अच्छा, अब मुझे निकालना है इसका। कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो सोचते हैं सर सिस्टम मान लो, सिस्टम का बड़ा शौक रहता है उनको, तो बोलेंगे सर इसको सिस्टम मान लो, पूरे को सिस्टम मान लो। तो पूरे को सिस्टम मानो तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2, इतना टोटल मास हो जाएगा। तो एक तरह से क्वेश्चन ऐसा हो गया सर, यहाँ पर M1 प्लस M2 रखा है ग्राउंड पर, तो यहाँ पर कितना फोर्स लग जाएगा, N इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू जी। तो ये आपके पास N1 की वैल्यू निकल कर आ गई। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। आप सिस्टम मान सकते हैं, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, बस सिस्टम मानने का तरीका होता है एक, है ना। आप सिस्टम ऐसे मान लो कि M1 M2 रखा है तो उन दोनों को कंबाइन कर दो मास को और फिर उससे नॉर्मल निकाल लो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है आपका ये वाला, ये बिल्कुल गलत है। क्या बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। अब सही तरीका क्या है, तो इसको देखो। अब मैं सही तरीका क्या है आपको मैं अलग अलग सॉल्व करके बताता हूँ, M2 के लिए अलग, M1 के लिए अलग। अब मैं M1 की अगर बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि M1 कुछ ऐसा है, ऐसे पड़ा हुआ है M1, तो इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, एक तो N2, यहाँ लग रहा है नीचे Mg, ठीक है। ये आपकी इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन, ये ऐसा है कुछ, ठीक है।
तो मैं कह सकता हूँ जो आपका N2 होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो आप बोल सकते हो इसे कंपोनेंट M1G कॉस ऑफ थीटा। तो N2 आपका कितना आएगा, M1G कॉस ऑफ थीटा, इतना आएगा N2। मुझे निकालना है N1, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए इक्वेशन लगाता हूँ M2 के लिए। मैं M2 के लिए अगर इक्वेशन लगाऊं तो क्या लिख सकता हूँ, M2 के लिए ये ऐसा बनेगा, ये M2 है आपका। तो यहाँ पर एक फोर्स तो ऊपर लग रही होगी जो कि ग्राउंड लगा रहा होगा N1 जिसको मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे फाइंड आउट करना है। एक इस पे ऐसे लग रहा होगा यूं, ये क्या है N2, क्योंकि N2 इस डायरेक्शन में ऊपर लग रहा था तो इसको नीचे की तरफ धक्का देगा, तो ये ऐसे बन गई। एक खुद का फोर्स इसका M2G ऐसे ही लग रहा होगा। अच्छा, अब इसके कंपोनेंट करने हैं आपको, बैलेंस करना है। ये क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। अब ये बैलेंस्ड है ना, ये किस में पड़ा है, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि चल नहीं रहा ना ये इक्विलिब्रियम में पड़ा है। अब इसको बैलेंस कर लो। वर्टिकल फोर्सेस किसकी इक्वल होनी चाहिए, पूरे बैलेंस होनी चाहिए, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस होनी चाहिए। तो अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो हम बोल सकते हैं जो आपका N1 है वो किसके बराबर होना चाहिए, ये N1 है, ये होना चाहिए M2G प्लस N2 कॉस थीटा, इसके बराबर होना चाहिए। N2 क्या है अपने पास, M2G प्लस N2 की वैल्यू क्या आई थी अभी, M1G कॉस थीटा, M1G कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये N2 की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पर। आपके पास जो आंसर आया वो आया M2G प्लस M1G कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास वैल्यू आई N2 की, मतलब ग्राउंड की जो नॉर्मल निकलेगी वो। तो ये रियल आंसर है। क्या बात समझ में, इसको कैसे करा अपन ने, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब यहाँ पर क्या गिवन है कि F फोर्स लगाया जा रहा है किस पे, M1 पे, और M1 M2 बिल्कुल चिपक के जा रहे हैं साथ में, है ना। ये धक्का मारते हो ना दो बॉक्स को, तो ये साथ में खिसकते हैं, है ना। तो ये ग्राउंड पर खिसक रहे हैं। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ M1, एक्सेलरेशन ऑफ M2 और नॉर्मल बिटवीन M1 एंड M2। यहाँ पर कॉन्टैक्ट हो रहा है तो यहाँ पर एक नॉर्मल एक्ट करेगी। तो आपको करना क्या है, हमको पता है कि अगर दोनों साथ साथ चिपक के चल रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। अच्छा, एक्सेलरेशन सेम है तो हम बोल सकते हैं कि M1 ऐसे बनाया आपने, FBD इसका बना लो। तो इस पर फोर्स F लग रही है एक तो M1 पे, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो बाहर से, ठीक है। एक नॉर्मल फोर्स जो M2 लगाएगा उल्टी डायरेक्शन में N, यहाँ पर एक नीचे फोर्स लग रही होगी M1G। अगर मैं दूसरा बॉक्स बनाऊँ M2 तो इस पर कोई फोर्स है क्या, इस पर कोई फोर्स नहीं है, बस इस पर एक फोर्स लग रही होगी N, जो कि M1 लगा रहा होगा नॉर्मल क्योंकि कॉन्टैक्ट में है, और नीचे लग रहा होगा M2G। तो यहाँ से बैलेंस कर दो। ये दोनों किससे चल रहे हैं, एक्सेलरेशन A से चल रहे हैं, क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं इसलिए दोनों का A होगा। तो आप लिख सकते हो F माइनस N इज इक्वल्स टू M इंटू A, M1 इंटू A, और यहाँ से आप लिख सकते हो N इज इक्वल्स टू M2 इंटू A। तो यहाँ से आप लिख दोगे आंसर F माइनस N की वैल्यू क्या है, M2A इज इक्वल्स टू N1 इंटू A, F इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी फोर्स अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम था, बिल्कुल सेम था। तो दोनों की एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, इस डायरेक्शन में इतनी। और नॉर्मल कैसे निकालेंगे, नॉर्मल M2 इंटू A, तो M2 F अपॉन M1 प्लस M2। तो ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। क्या बात समझ में, तो ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप सिस्टम मान के भी कर सकते हो। सिस्टम मान के, सिस्टम में क्या करते हैं अपन कि पूरा डब्बा मान लेते हैं कि जैसे पूरा डब्बा मान लिया, उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो F एक्सटर्नल अगर देखूँ तो यहाँ पर नॉर्मल तो इंटरनल हो गई, एक्सटर्नल कितनी है F, बाहर से F लग रही है तो F, और एक्सेलरेशन दोनों के लिखने पड़ेंगे मुझे, है ना। एक्सेलरेशन दोनों के लिखने पड़ेंगे। आप हमेशा सिस्टम की बात करोगे ना, सिस्टम में हमेशा ऐसे करते हैं F एक्सटर्नल, जो भी आपने सिस्टम बनाया उस पर एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, इंटरनल फोर्सेस काउंट नहीं करनी जैसे नॉर्मल इंटरनल फोर्स होती है ना। अगर एक इंटरनल सरफेस है तो F एक्सटर्नल इक्वल्स टू जो भी M1 है उसका एक्सेलरेशन प्लस M2 है उसका एक्सेलरेशन, ऐसे करके जितने भी आपने सिस्टम माने M के, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो बॉक्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पर दो बॉक्सेस हैं, ये M1 है, ये M2 है, और बाहर से फोर्स कितना लग रहा है, सिर्फ F लग रहा है। यहाँ पर नॉर्मल भी लग रहा है, बट नॉर्मल क्या है, क्या इस डब्बे के अंदर है नॉर्मल, बिल्कुल अंदर है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो F एक्सटर्नल कितना हो गया आपके पास, सिर्फ
एफ हो गया, और ये किससे मान लो ये ए से मूव कर रहा है, टोटल बॉक्स है ना सिस्टम। तो आप बोल सकते हो एफ इज इक्वल्स टू, एफ एक्सटर्नल कितना है एफ m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ए एक्सेलरेशन है उसका, प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, इसका एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी एफ इज इक्वल्स टू एफ अपॉन m1 प्लस m2 आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ से भी हो सकती है, बट नॉर्मल निकालने के लिए आपको वापस एफ बी डी उसको बनाना ही पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही? तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक लिफ्ट है जो कि एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर मास m1 यहाँ पर रखा हुआ है इधर धरती पे, है ना, मतलब इसके लिफ्ट के बॉटम सरफेस पर रखा हुआ है। आपको निकालना है नॉर्मल बिटवीन m1 एंड लिफ्ट, इस मास के और उस लिफ्ट के बीच में ये कॉन्टैक्ट में है ये, तो यहाँ पर कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, तो कितना लग रहा होगा? तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसका एफ बी डी बनाऊँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं नॉर्मल का इसका m1 का एफ बी डी बनाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ, आपको एफ बी डी बनाना आना चाहिए बस। तो मैं कह सकता हूँ कि एक तो नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा यहाँ पर n, एक फोर्स नीचे लग रहा होगा m1g जो उसका वेट है, और अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन a से, तो क्या मास भी जो m1 है इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि लिफ्ट के साथ साथ ही जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये ऊपर जा रहा है किससे, एक्सेलरेशन a से। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर अगर जा रहा है तो n माइनस m1g इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप लिख सकते हो n इज इक्वल्स टू m1g प्लस m1a, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी m1 इंटू जी प्लस ए। क्या बात समझ में? तो ऐसे आपके पास नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। क्या चीज़ क्लियर है? तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो बैलेंस ही करना है, कुछ नहीं करना और, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन है आपके पास, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो फिक्स है, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और m2 m1 ऊपर पड़े हैं। आपको निकालना है एक्सेलरेशन एट ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, और जितने भी नॉर्मल्स यहाँ पर लग रहे हैं सबकी वैल्यू, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि m2 जैसे इसको छोड़ देंगे, मतलब है ना सिस्टम को जैसे रिलीज करते हैं, तो आपको ये सब वैल्यू फाइंड करनी है ए और ए ऑफ बी, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी और एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। तो हम इसमें एनएसएल लगाएंगे, मतलब आपकी सिस्टम के साथ न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाएंगे। तो देखो अगर मैं आपकी बात करूं तो m1 पे कैसी फोर्स लग रही है, m1 पे आप बोलोगे सर ए की फोर्स लग रही है ऊपर की डायरेक्शन में, है ना, और एक फोर्स लग रही है नीचे की डायरेक्शन में। तो किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है m1? बस ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो ये नीचे मूव कर रहा होगा, है ना, ऑब्वियसली ये नीचे मूव कर रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ जो m1 है उसका एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ। मैं मान लेता हूँ वो a है। अच्छा, ये जो m2 है सिर्फ ऐसे ऐसे चल सकता है, ऐसे ऐसे, है ना, क्योंकि स्लाइड करेगा ना इस पर, तो ऐसे ऐसे चल सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि m2 का जो एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा b, क्योंकि नीचे की तरफ आएगा। तो हमने ये कहा कि आपका m1 का डायरेक्शन, m1 का एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ a है, और m2 का इसके डायरेक्शन में b है। क्या बात समझ में आ रही? तो इतनी बात हमें अभी क्लियर है ना। इनके बीच में एंगल देख लो, एंगल कितना होगा भाई, ये जो है एंगल है आपके पास कौन सा वाला, ये एंगल थीटा है ना, ये थीटा है, तो ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा और ये थीटा। क्या बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं m1 m2 को सिस्टम मान के इंक्लाइन के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, m1 प्लस m2 को सिस्टम मान रहा हूँ, है ना, m3 को सिस्टम नहीं मान रहा, m1 और m2 को सिस्टम मान रहा हूँ, ठीक है। और अलोंग द इंक्लाइन में इक्वेशन लगाना चाह रहा हूँ, अलोंग द इंक्लाइन। तो अलोंग द इंक्लाइन कितने फोर्सेस है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू m1 इंटू a1 अलोंग द इंक्लाइन प्लस m2 इंटू a2 अलोंग द इंक्लाइन, यही करना है। तो देखो इस पे नेट फोर्स जो बाहर एक्सटर्नल फोर्स है वो कितनी लग रही होगी। तो अगर इसका एफ बी डी बनाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ कि जैसे ये आपका m1 होगा, है ना, कैसे, ये आपका ऐसा है ना, यूँ, तो ये m1 है, ये m2 है। तो हम बोल सकते हैं एक तो नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, मैं बोल देता हूँ n(3) है, जो थर्ड फोर्स, जो थर्ड आपका पास m3 है वो जो नॉर्मल लग रहा है m2 पे, है ना, एक यहाँ पर लगा रहा है। पर सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो इंटरनल जो आपकी नॉर्मल्स होती है वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। एक आपके पास m2g ऐसे लग रहा होगा और प्लस m1g भी लग रहा होगा, क्योंकि इसका भी मास लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मुझे किस में निकालना है, मुझे निकालना है आपका बस इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन में। तो मैं ये वाली डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, कौन सी वाली, ये वाली डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ। तो मुझे एफ एक्सटर्नल लिखनी है किस डायरेक्शन में, एफ एक्सटर्नल लिखनी है मुझे सिर्फ इस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ इसके, क्या आएगा कंपोनेंट, देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो अगर मैं
इसका कंपोनेंट लेना चाहता हूँ एफ एक्स निकालने के लिए, तो यहाँ पर किसका कंपोनेंट होगा, इसका कंपोनेंट होगा। तो मैं बोल सकता हूँ m2g प्लस m1g का कौन सा कंपोनेंट, साइन ऑफ थीटा। ये क्या है आपकी एफ एक्सटर्नल अलोंग द इंक्लाइन। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये तो मेरी एफ एक्सटर्नल हो गई। अच्छा, अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितने हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका m1 का एक्सेलरेशन नीचे था और b का एक्सेलरेशन ऐसे था। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं कुछ लिखना हो एफ एक्सटर्नल इसी को क्या लिखता हूँ मैं, m1 इंटू ए अलोंग द इंक्लाइन और m2 का अलोंग द इंक्लाइन। तो यहाँ से m1 का अलोंग द इंक्लाइन कितना है, ये देखो, ये a नीचे की तरफ है, ये a नीचे की तरफ है, a किसका है, m1 का है। तो मैं बोल सकता हूँ ये थीटा है ना, ये अगर थीटा है तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा और ये थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ ये कितना होगा अलोंग द इंक्लाइन a साइन थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ a साइन थीटा होगा अलोंग द इंक्लाइन m1 का। और m2 का कितना है, m2 का तो अलोंग द इंक्लाइन b माना था अपन ने, कितना माना था, b माना था, तो ये b हो गया। तो आपके पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, m2g साइन थीटा, m2g प्लस m1g इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू m1 इंटू a साइन थीटा प्लस m2 इंटू बी। तो एक इक्वेशन आपके पास ये वाली आ गई। क्या बात समझ में, अपन ने सिस्टम के अंदर लगाया है इसको, किसमें लगाया है, सिस्टम के अंदर। अब यहां पर जो चीज मुझे आपको इस क्वेश्चन के द्वारा बतानी है वो है वेज कंस्ट्रेंट। क्या होती है, वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपका जो m2 था वो कैसा था, ऐसा था, और आपका m1 ऐसा था, ये m1 ये m2। तो वेज कंस्ट्रेंट ये कहता है कि नॉर्मल डायरेक्शन में हमेशा जो आपके एक्सेलरेशन होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, आपके एक्सेलरेशन होते हैं वो सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब इस पॉइंट पर नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल क्या होती है, ये वाली नॉर्मल हो गई ना इसकी, सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल, इस डायरेक्शन के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो भले इसका हो और इसका हो, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एक्सेलरेशन बनाऊं m1 का तो वो कितना है, नीचे की डायरेक्शन में a, और b का डायरेक्शन कितना है, b का इस डायरेक्शन में है b। मुझे क्या करना है, इस डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन में जो सरफेस की नॉर्मल है, सरफेस ये रहा, इसका नॉर्मल, इस डायरेक्शन में मुझे एक्सेलरेशन को सेम करना है। ये होता है वेज कंस्ट्रेंट। तो नॉर्मल की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। तो मैं कह सकता हूँ ये वाली जो डायरेक्शन है ये किसकी है, नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में मुझे एक्सेलरेशन को कांस्टेंट करना है। अच्छा, कांस्टेंट कर लो एक्सेलरेशन को, क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना था आपका, ये एंगल था थीटा, तो ये थीटा, तो आपका जो ये एंगल आएगा ये कितना आएगा, ये भी थीटा आएगा। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं बी का इधर कंपोनेंट लूँ तो आप बोल सकते हो बी का कंपोनेंट, भाई ए का कंपोनेंट तो ऑलरेडी वो नॉर्मल डायरेक्शन में ही है, इसके कंपोनेंट दो हो जाएंगे, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा, इतना हो जाएगा। अच्छा, ये बी साइन थीटा हो गया और ये ए हो गया। m1 का एक्सेलरेशन कितना आया, ए, m2 एक्सेलरेशन कितना आया, बी साइन थीटा, कौन सी डायरेक्शन में, नीचे वाली डायरेक्शन में। वो क्या होनी चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो आपके पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, a इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। ये आपकी इक्वेशन किससे आई, वेज कंस्ट्रेंट से। किससे आई, वेज कंस्ट्रेंट से। क्या बात समझ में आ रही। अब अगर आपको नॉर्मल निकालने हो तो बड़े सिंपल से हैं, एक इक्वेशन आपको एक्स्ट्रा मिल गई, कहाँ से, वेज कंस्ट्रेंट से। अब देखो, अगर नॉर्मल की मैं बात करता हूँ तो m1 की बात करते हैं सबसे पहले। m1 की अगर मैं बात करूँ तो मान लो यहाँ पर n1 लग रहा है, जो नॉर्मल m2 लगा रहा है, यहाँ नीचे यहाँ पर m2 है ना इधर, तो उस पर कुछ नॉर्मल लगा रहा होगा वो। तो नीचे यहाँ पर कितना लग रहा है, m1g लग रहा है, और ये नीचे किससे जा रहा है, a से जा रहा है, तो आप नॉर्मल निकाल सकते हो, m1g माइनस n1 इक्वल्स टू m इंटू ए। क्या बात समझ में आई। और ऐसे m2 के लिए भी है, m2 ऐसे है यूं, तो एक तो इस पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा नीचे, कौन सा वाला, n1, क्योंकि जो इस पे फोर्स लग रहा है। एक ऐसे लग रहा होगा जो कि m3 लग रहा होगा, n3, ठीक। एक इस पे फोर्स लग रही होगी इसकी खुद की वेट, m2g। क्या बात समझ में आई। इस पे आप इक्वेशन लगा सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है हमें कि हम कैसे कर रहे हैं इसको, ठीक। तो ऐसे करके आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको सिस्टम मान के करना है, वेज कंस्ट्रेंट कैसे यूज करना है उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि नॉर्मल के जहाँ पे भी टच हो रहा है ना, जहाँ पर भी टच हो रहा है, सरफेस टच हो रहा है, उसके नॉर्मल डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन को कांस्टेंट करना है। तो यहाँ पर ये ऐसे टच हुए, इसके नॉर्मल ये, और इसी नॉर्मल की डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दी। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये आपका वेज कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट है अपने पास
स्ट्रिंग टेंशन। अब मैंने आपको टेंशन के बारे में ऑलरेडी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, है ना। जैसे रस्सी कोई टाइट हो जाती है, आपने कोई वेट इस पर टांग दिया तो रस्सी कैसे हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो रस्सी के अंदर एक टेंशन लगने लगता है, ठीक है। अब देखो, जैसे आपने कोई रस्सी टांग रखी है ऐसे ऊपर से और इस पर कोई वेट टांग दिया M1 का, ठीक है। तो इस पर टेंशन लगेगी T। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर फिर से इसका FBD बना दो M1 का, तो क्या हो जाएगा M1, नीचे फोर्स लगेगी M1G, ऊपर फोर्स लग रहा है इस पर T, क्योंकि स्ट्रिंग इस पर फोर्स लगा रही है टेंशन, तो T इस पर फोर्स लग गया। तो आपके पास जो इक्वेशन आई उसकी आई T = M1 × G। तो ऐसे बैलेंस करनी होगी आपको इक्वेशन और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, आपको निकालना है फाइंड T इन S1 एंड S2। ये दो स्ट्रिंग्स हैं, एक ये अलग रस्सी है और ये अलग रस्सी है, ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक ही रस्सी के अंदर हमेशा टेंशन सेम रहती है ना। एक रस्सी के अंदर हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहती है। यहाँ पर ये दो अलग अलग रस्सी, एक रस्सी यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रही है और एक दूसरी रस्सी यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, FBD बनाना है सिर्फ। तो मान लो इस पर टेंशन T1 लग रही है, इस पर टेंशन T2 लग रही है, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा, तो अगर मैं 10 का अलग बनाऊँ, 10 वाले का, तो मैं वो बोल सकता हूँ यहाँ पर ऊपर T1, नीचे T2, क्योंकि ये टेंशन है T2, तो ये इस पर भी लगा रहा होगा ना फोर्स, जो नीचे T2 है वो इधर भी लगा रहा होगा, यहाँ पर भी, तो नीचे T2 भी लगी और साथ में इसका वेट भी लगा, तो +10G इतना लगा होगा। तो आप बोल सकते हो T1 जो है आपके पास वो कितना आया, T2 + 10 100G कितना होता है, 10 होता है। अच्छा, जब मैं 20 वाली की बात करूँगा तो कितना आ जाएगा, 20, ऊपर लग रहा है T2, नीचे लग रहा है 20G, तो T2 आपके पास क्या आ गया, क्योंकि स्टेबल है तो T2 = 200। इतना ही आया। T2 की वैल्यू क्या है, 200, 200 + 100, तो T1 की वैल्यू आ गई आपके पास 300 और T2 की वैल्यू 200। तो दोनों आपके पास टेंशन आ चुकी है। क्या समझ में आया। तो आपको सिर्फ बैलेंस ही करना है और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अब यहाँ पर भी एक वैसी बैलेंस करना है, दो स्ट्रिंग्स हैं या मान लो 3 स्ट्रिंग्स हैं, ये बीच में पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ से T1 लग रहा होगा, इधर से T2 और इधर T3, ठीक है। ये ऐसे लग रहा है। अब देखो क्या होगा, अगर मैं इसको FBD बनाने की कोशिश करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि इस मास का FBD में बनाता हूँ अगर, तो यहाँ से ये M है, इधर ये नीचे MG और ऊपर टेंशन T3। तो आप बोल सकते हो T3 की वैल्यू कितनी है, MG है। तो पहले आपकी थर्ड इक्वेशन जो आपकी थर्ड स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू तो आ गई आपके पास MG। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना ये भी मूव तो कर नहीं रहा है, तो अगर मैं इस पॉइंट का FBD बनाऊँ तो आप बोल सकते हो T2 इधर है, T1 इधर है और T3 यहाँ है, ठीक है। इस पॉइंट पर ये 3 फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि अगर ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा तो X और Y के बीच में बैलेंसेस हैं फोर्स्ड, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है, कौन सा वाला, ये एंगल, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं X एक्सिस में ये X मान लेते हैं और ये Y मान लेते हैं, तो अगर मैं X एक्सिस की बात करूँ तो X एक्सिस में जो आपकी फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड है। तो T2 cos 30 = T1 sin 30, इतना आएगा। T2 इधर लिया है और T1 को भी इधर लिया है, तो X एक्सिस में आ गई। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी T2 × cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है आपका √3/2 × sin 30 कितना होता है, हाफ। तो ये 2 से 2 कट गया, आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, T1 = √3T2। एक तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन। अच्छा, अब ये Y में भी बैलेंस्ड है, तो Y में लिख लो। Y में कैसे लिखोगे, इधर देखो यहाँ पर लिखते हैं। Y में ऊपर वाली फोर्सेस कितनी है, T1 साइन, भाई एंगल कितना है, ये T1, ये थीटा है ना ये वाला, तो T1 cos 30 + T2 sin 30, ऊपर वाले डायरेक्शन में। इसका कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, T2 sin 30 होगा, कितना होगा, T2 sin 30। किसके बराबर होनी चाहिए, नीचे वाली फोर्सेस की। नीचे वाली फोर्स कितनी है, T3। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी T1 × √3/2 + T2 × ½ = T3। T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू है √3T2, तो √3T2 × √3/2 + T2/2 = T3। तो ये √3 से √3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/2 T2 + T2/2 = T3। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2T2 = T3। तो T2 आपके पास आ गया T3/2 और T3 कितनी वैल्यू थी, MG।
अपॉन 2। T3 की वैल्यू कितनी थी, mg थी, तो ये mg की वैल्यू आ गई। T2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, mg/2। तो T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू थी आपके पास √3 T2, तो मतलब √3 इंटू T2 mg/2, तो √3/2 mg किसकी वैल्यू है, T1 की वैल्यू है। तो ऐसा आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। क्या बात समझ में आई? अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है, देखो इसमें क्या गिवन है आपको, इसमें आपको ये बताया गया है कि एक आदमी है जो कि इस रस्सी को कूद के ऊपर चढ़ रहा है ना, जैसे करते हैं ना अपन, रस्सी कूद के ऊपर चढ़ते हैं, तो ये आपको पता चल रहा है अगर ये आदमी ऊपर जा रहा है तो रस्सी नीचे जाएगी, है ना, ऐसे तो करते हैं ना हम। अगर ऊपर चढ़ते हो आप तो रस्सी को आप नीचे खींच रहे हो, तो अगर रस्सी नीचे आ रही है ऐसे करके, तो क्या ये ऊपर जाएगा, ये वाला जो मास यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो अपने पास सिचुएशन अपन को समझ में आ गई क्या हो रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप वो कितनी है, 5g/4 है। आपको ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि एक्सेलरेशन जो है मैन का किसके रेस्पेक्ट में, रोप के रेस्पेक्ट में वो कितना है, 5g/4 है। तो हम मान लेते हैं आपको निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो हम कह लेते हैं कि मान लो अगर ये ऊपर चढ़ रहा है तो रोप ऐसे नीचे आ रही है, इस डायरेक्शन से रोप नीचे आ रही है, तो ये ऊपर जा रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं ये ए से ऊपर जा रहा है तो ये ए से नीचे आएगा, है ना। ये क्या है, एक्सेलरेशन ए क्या है, जो मैंने ए लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ रोप, वो कितना लिया मैंने, ए लिया है ना, ए डायरेक्शन से ऊपर है, इस डायरेक्शन से नीचे है। तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप कितना है, 5g/4 आपको गिवन है, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ले रहे हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ मैन तो मुझे निकालना ही है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन रोप की तरह है, ए डायरेक्शन में और नीचे वाली डायरेक्शन में, तो माइनस ए लिखूंगा, माइनस ए, तो 5g/4 माइनस ए इक्वल्स टू आपका ए एम आ जाएगा। तो आपके पास जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपकी मैन की वेलोसिटी आई, मैन की एक्सेलरेशन आया, वो कितना आया, 5g/4 माइनस ए। तो यहाँ से आप दो फिगर बना सकते हो, एक तो आपने मैन बना दिया यहाँ पर, ये मैन, मान लो ये मैन को एक ब्लॉक की तरह बना दिया मैंने, तो ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, 5g/4 माइनस ए से, क्योंकि हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। अब नीचे इसका वेट कितना 60 kg गिवन था, तो नीचे 600 का न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, ऊपर कुछ टेंशन टी लग रहा होगा जो कि रोप का है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो टी माइनस 600 इज इक्वल्स टू मास 60 इंटू 5g/4 माइनस ए, एक तो ये आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं, किसका, इस वाले का, 100 वाले का, तो यहाँ पर टी लग रहा होगा, इधर भी सेम टी जो इसके ऊपर लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं अगर इसका FBD बनाओगे आप तो क्या आएगा, नीचे 1000 और ऊपर टेंशन टी, ऊपर जा रहा है ये ए से, तो हम बोल सकते हैं कि टी माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 100 इंटू ए। तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट था, बस आपको ये निकालना था कि एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है। आपको विद रिस्पेक्ट टू रोप गिवन था, आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, फिर FBD अप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टेंशन फिर से निकालनी है, ये लिफ्ट चल रही है फिर से एक्सेलरेशन ए से, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मान लो कि यहाँ पर आपकी जो टेंशन है वो टी लग रही होगी, कितनी लग रही है, टी, तो ये टी है, ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, mg, तो आप बोल सकते हो सीधा सा कि t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो आपके पास जो इक्वेशन आई वो कितनी है, t इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, आपके पास इक्वेशन आ गई। तो ऐसा हम कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब पुली सिस्टम की बात कर लेते हैं। पुली सिस्टम कैसे होता है, जैसे आप देखा होगा ना आपने पुली, जैसे ये पुली होती है तो यहाँ से ऐसे रोप हम टांग देते हैं इस पर, ऐसे करके इस पर रोप टांग देते हैं। तो जैसे ये रोप नीचे जाएगी ना तो ये पुली घूमनी स्टार्ट करती है ना, पुली घूमना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर हम कंडीशन मानते हैं कि यहाँ पर स्लिप नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, स्लिप नहीं हो रही है। क्या बात समझ में आई? तो पुलिस सिस्टम का हमको ये देखना है। अब देखो, मान लो कि ये आपने यहाँ से इसको टाई कर रखा है एक रोप को, है ना, और ये पुली है, यहाँ पर ये क्या है, एक पुली है, ठीक। ये दूसरी रोप है, मान लो ये S1 है और ये S2 है ना, यही रोप यहाँ पे निकल कर ऐसे आ रही है। तो जो यहाँ पर टेंशन होगा, क्या यहीं पर वो टेंशन होगा, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अगर ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, कि अगर यहाँ पर ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है तो क्या ये एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा होगा, क्योंकि रोप क्या है, रोप तो कांस्टेंट है, जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही तो ये नीचे आएगा, ऐसे ही होता है ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ
कि इस पे मैं एफबीडी बनाता हूँ, कि इस पे बी ब्लॉक पर मैं एफबीडी बनाता हूँ, तो क्या लिखूंगा, ऊपर मान लो टेंशन टी लग रही है, नीचे कितनी लग रही है, एम ऑफ बी मैं मान देता हूँ, और एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। अगर मैं ए का एफबीडी बनाऊँ तो क्या लिखूंगा, नीचे एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, ऊपर टेंशन टी लग रही है, नीचे फोर्स एम ए लग रही है, एम ए जी, यहाँ पर भी एम बी जी लग रही है। ठीक, इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, एम ए जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए इंटू ए, ये होगा। और क्या इक्वेशन होगी, अगर बी की बनाऊँ तो टी माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो टी माइनस एम बी जी, टी माइनस एम बी इंटू जी इक्वल्स टू एम बी इंटू ए। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा एम ए जी प्लस या माइनस, है ना, ये टी जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एम ए जी माइनस एम बी जी इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी इंटू एक्सेलरेशन। तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, कितनी आई, एम ए जी माइनस एम बी जी अपॉन एम ए प्लस एम बी। क्या बात समझ में आई। तो एक्सेलरेशन आपके पास ये आ चुका है। यहां से आप ऐसे बोल सकते हो, यहां से हम बोल सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, चलाने वाले फोर्स माइनस रोकने वाले फोर्स अपॉन टोटल मास। ये आपको हमेशा याद रखना है पुलिस सिस्टम के लिए, ये वही लिखा हुआ है, चलाने वाले फोर्स कौन है, आप ऐसे मानो कि ये नीचे खींच रहा है ना इसको एम बी जी से, ये एम ए जी नीचे फोर्स लग रहा है, तो इसको चला रहा है नीचे, ऐसे मानो नीचे इसको चला रहा है, इसकी वजह से चल रहा है ये, तो ये चलाने वाला फोर्स हो गया। और रोक कौन रहा है, ये एम बी जी, ये बोल रहा है कि यार ये तू ऊपर क्यों जा रहा है, तू मत जा, तो ये इसको रोकने वाला है। तो चलाने वाले फोर्स माइनस रोकने वाले फोर्स अपन टोटल मास, मतलब एम ए प्लस एम बी, ये क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है पुली के केस में। अब ऐसे ही आपको इक्वेशन हर जगह अप्लाई करनी है, यहां पर भी सेम जल्दी से इक्वेशन ऐसी अप्लाई कर दो, चलाने वाले फोर्स माइनस रोकने वाले फोर्स। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो फटाफट तो कैसे निकालूंगा, चलाने वाले फोर्स कौन से हैं भाई, अगर ये ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ जा रहे हैं ये, तो नीचे जा रहा होगा एम टू जी, इस पे फोर्स लग रही होगी, तो चलाने वाले फोर्सेस कौन से हैं, चलाने वाले फोर्सेस ये हो गए। रोकने वाले फोर्स कौन सा है, रोकने वाला फोर्स तो कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोकने वाला फोर्स कौन है, फ्रिक्शन अपन कंसिडर कर नहीं रहे, तो रोकने वाला फोर्स कोई भी नहीं है, तो मतलब रोकने वाला फोर्स क्या है, जीरो है। तो चलाने वाले फोर्स मतलब एम टू जी माइनस रोकने वाले फोर्स मतलब जीरो अपॉन टोटल मास एम टू और एम टू अपॉन एम वन। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, कितनी आई आपके पास आंसर, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। आप इसको इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, इसको एफ बी डी बनाओगे, इसका एफ बी डी बनाओगे, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन सेम सी चल रहे होंगे ये, तो आपके पास ये आंसर निकल कर आएगा। तो आपको चलाने वाले फोर्स माइनस रोकने वाले फोर्स अपॉन टोटल मास का यूज करना है हर जगह, तो आप जल्दी से जल्दी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। यहाँ पर भी ऐसा ही है, देखो अगर मैं मानता हूँ कि ये ऐसे चल रहा है, एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है भाई, अगर ये एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है तो ये भी, इसको भी एक्सेलरेशन ऐसे जाना पड़ेगा, ये तो बात मानते हो ना। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन ए आपको निकालना है तो चलाने वाले फोर्स मान लो ये ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे ये एम टू जी लग रहा होगा और यहाँ पर एम वन जी लग रहा होगा। तो चला कौन रहा है, मान लो ये हैवी है उसलिए चला रहा है, तो एम टू जी माइनस रोक कौन रहा है, ये रोक रहा है, अरे मत खींच, इस मतलब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना, तो इसको नीचे फोर्स लगा रहा है एम वन जी, नीचे फोर्स लग रहा है, तो रोकने वाले फोर्स कौन सा है एम वन जी, एम टू जी माइनस एम वन जी अपॉन टोटल मास कितना है एम वन प्लस एम टू। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू होगी। क्या बात समझ में आई। तो ऐसे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वरना आप दोनों को एफबीडी बना दो अलग अलग और फिर भी आंसर निकाल लो, वैसे भी आपके पास एक्सेलरेशन ऐसे ही आएगा निकल कर। क्या चीज़ समझ में आई। एक और क्वेश्चन कर लो, यहाँ पर आपको बीच में m3 और लगा दिया यहाँ पर, तो वापस एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे अपन, फॉर्मूला वही है, चलाने वाले फोर्स माइनस रोकने वाले फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, चलाने वाले फोर्स कौन से, m2g माइनस रोकने वाले फोर्स कितना है m1g अपन टोटल मास कितना है, इस बार m1 प्लस m2 प्लस m3, टोटल मास कितना है m1 m2 m3, ये तीन मास है इस बार। क्या बात समझ में आई। पर m3 का कोई चलाने वाला है कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है, तो उसलिए काउंट ही नहीं हुआ वो। क्या बात समझ में आई। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, हमेशा जो आपके चलाने वाले फोर्स और रोकने वाले फोर्स होते हैं ना, वो हमेशा रोप के डायरेक्शन में होते हैं। किसके डायरेक्शन में होते हैं, रोप की डायरेक्शन में। तो देखो एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे, चलाने वाले फोर्स माइनस रोकने वाले फोर्स अपॉन टोटल मास। तो चलाने वाले फोर्स कौन से हैं, चलाने वाले फोर्स मान लो ये एक्स से चल रहा है यूं, तो ये नीचे अगर ए से जा रहा है तो ये भी ए से जा रहा होगा। ठीक है, अगर ये नीचे ए से जा रहा है तो ये भी ए से जा रहा होगा इस डायरेक्शन में। क्या बात समझ में आती। अच्छा चलाने वाले फोर्स कौन से, m2g, कौन सा m2g माइनस रोकने वाले फोर्स, रोकने वाले फोर्स कौन से इस डायरेक्शन में, ये रोक रहा है ना उसको, हमेशा रोप के डायरेक्शन में देखना है चलाने वाले फोर्स और रोकने वाले फोर्स। तो ये रोप के डायरेक्शन में देखो, ये रोप के डायरेक्शन में फोर्स है,
तो इस रोप के डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है? मान लो ये M1G इधर लग रहा होगा ना, M1G, तो M1G इधर लग रहा है, M1G इधर लग रहा है, तो इसका एंगल कितना होगा? ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कितना होगा? M1G साइन थीटा। तो रोकने वाले फोर्स कितने होंगे? M1G साइन थीटा अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। तो यहां से आपके पास इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन कर लो, यहाँ पर भी सेम वैसा ही है। देखो यहाँ क्या होगा, चलाने वाले फोर्स माइनस रोकने वाले फोर्स अपॉन टोटल मास। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, चलाने वाले फोर्स माइनस रोकने वाले फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो चलाने वाले फोर्स कौन सा? चलाने वाले फोर्स हमेशा रोप की डायरेक्शन में, तो रोप की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर रोप की डायरेक्शन ये है, तो चलाने वाले फोर्स मान लो ये ऐसे चल रहा है, तो ऐसे जा रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो ये भी एक्सेलरेशन ए से जाएगा। कितना है? यहाँ पर M2 लग रहा होगा ऐसे, M2G, और एंगल कितना है? हम बोल रहे हैं कि ये एंगल θ2 है, मतलब ये एंगल θ2 है, ये कहने का मतलब है। तो ये θ2, ये θ2 और ये θ2, तो ये कितना होगा? M2G साइन θ2 है ना, M2G साइन θ2। तो रोक चलाने वाले फोर्स कौन से हैं? M2G साइन ऑफ θ2 माइनस रोकने वाले फोर्स, इसका भी निकाला था, M1G साइन ऑफ θ1 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, चलाने वाले फोर्स माइनस रोकने वाले फोर्स अपॉन टोटल मास। तो चलाने वाले फोर्स और रोकने वाले फोर्स दोनों किस डायरेक्शन में होते हैं? हमेशा रोप की डायरेक्शन में होते हैं। हमेशा किसकी डायरेक्शन में होते हैं? रोप की डायरेक्शन में। इतना पढ़ने के बाद हमको डिस्कस करना है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के अंदर क्या डेफिनेशन होती है ना, कि आपकी जो पुली होती है ना, जो आपकी पुली होती है वो चलने लगती है। क्या लगती है? चलने लगती है। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। जैसे आपकी पुली मान लो ऊपर VP से चल रही है ना, और ये नीचे जो आपकी रोप्स हैं वो VA से ऊपर जा रही है और ये VB से ऊपर जा रही है। इस साइड की VA से ऊपर जा रही है, इस साइड की VB से ऊपर जा रही है। तो आपका जो VP का फॉर्मूला होता है ना, वो ऐसे होता है, VA प्लस VB अपॉन 2। ये सारे वेक्टर्स हैं। क्या है? सारे वेक्टर्स। मतलब ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाले डायरेक्शन नेगेटिव। क्या समझ में आई? अगर मान लो अगर वो केस आपके पास ऐसा होता कि यहाँ पर ये VA जो है, जो रोप है, वो किसी कंडीशन में नीचे जा रही होती है ना, ये ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है, पर ये नीचे जा रही है, तो VA आपका नीचे होता। तो यहाँ पर VA की जगह क्या लिखते हैं आप? माइनस VA लिखते। क्या बात समझ में आ रही है? तो माइनस VA प्लस VB अपॉन 2। ठीक, तो आपको बस ये डेफिनेशन याद रखनी। कौन सी वाली? ये वाली, VA प्लस VB अपॉन 2। ये सारे वेक्टर्स में पॉजिटिव वाले ऊपर, नेगेटिव वाले नीचे, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव आपको ध्यान रखना है। और यही सेम कंडीशन एक्सेलरेशन के लिए भी है। वेलोसिटी के लिए भी वही आपके पास इक्वेशन है और एक्सेलरेशन के पास भी वही इक्वेशन है। क्या बात समझ में आ रही? तो इस पे क्वेश्चन कर लो। देखो क्या है, अपन ऐसा बोलते हैं यहाँ पर क्या है कि ये पुली तो फिक्स्ड है, ये पुली तो क्या है? फिक्स्ड है ना। ये पुली आपकी चल सकती है क्योंकि ये लटकी हुई ना बीच में, तो ये चल सकती है। ठीक, अच्छा, मैं मानता हूँ कि आपका जो M1 है ना, मैं अपन ऐसा बोल देते हैं चलो कि ये जो पुली है ना, ये जो आपका M1 है, ये ऊपर A से जा रहा है, हम ऐसा बोलते हैं, है ना। ये आपका A1 से ऊपर जा रहा है, ऐसे बोलो। ये M1 है ना, तो उसको A1 बोल देता हूँ मैं। ये A1 से, ये M1 A1 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे लिखना हो इस पुली के लिए तो मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी, आपका एक्सेलरेशन ऑफ पुली तो कितना है, क्योंकि फिक्स है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इस वाले केस में तो P1 है। अगर मान लो ये पुली 1 है और पुली 2 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1 क्या है? वो तो 0 है। और डेफिनेशन क्या होती है? A इस वाले की तो A1, क्योंकि ऊपर जा रहा तो पॉजिटिव A1, इसकी A2 मान लेते हैं। ठीक है, अपॉन 2, तो ये 0 हो जाएगा। आपके पास वैल्यू आएगी A2 इज टू माइनस ऑफ A1। तो अगर ये A1 से ऊपर जा रहा है तो ये नीचे A1 से ही जा रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस A1 आई। अब इस पुली की बात करते हैं। कौन सी वाली की? नीचे वाली पुली की। नीचे वाली पुली की आप डेफिनेशन बनाओगे तो ऐसे बनेगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है तो ये तो चल नहीं रही होगी। ठीक है, ये तो फिक्स्ड है तो ये तो चल नहीं रही होगी। ये नीचे आ रही है A1 से, और मान लो कि ये नीचे जा रही होगी AP2 से। तो आपके पास फॉर्मूला याद ही है आपको, क्या है? AP2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 अपॉन 2। तो यहाँ पर AP2 तो आपको निकालना ही है। A1 क्या है? नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब माइनस ऑफ A1 प्लस A2 कितना है? वो तो 0 है, क्योंकि फिक्स्ड है ना, यहाँ से फिक्स्ड है ये, तो A2 आपका 0 है अपॉन 2। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई AP2 इज इक्वल्स टू माइनस A1 अपॉन 2। ये माइनस क्या बता रहा है आपको? माइनस ये बता रहा है कि आपकी जो पुली है
वो नीचे जा रही है, पुली आपकी जो है वो नीचे जा रही है। वो कितने से जा रही है? A1/2 से जा रही है। इसका मतलब है अगर ये वाला ब्लॉक आपका A1 से ऊपर जाता है तो आपकी जो पुली है वो A1/2 से नीचे जाती है, और अगर पुली A1/2 से नीचे जाती है तो M2 भी तो उसके साथ ही अटैच्ड है, तो आपका M2 भी जो है वो A1/2 से नीचे की तरफ जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको बस ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। कौन सी वाली? ये वाली। क्या बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये देख लो, अब यहाँ पर एक बात हम हमेशा ध्यान रखोगे आप कि जब भी कोई रोप चलती है ना, जैसे कोई रोप है ना, अब ये रोप चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लो इसके, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो क्या पता चलता है, अगर ये पूरी वेलोसिटी v से चलती है तो ये वाला पॉइंट भी v से चल रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी v से चल रहा होगा। तो सबको समझ में आती बात है ना। अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, मान लो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, मतलब ये v1 है, ये v2 है, v1 बड़ा हो गया v2 से, तो क्या स्ट्रिंग टूट जाएगी? टूट ही जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगी। तो हमेशा एक स्ट्रिंग के केस में हमेशा वेलोसिटी क्या होती है? इक्वल होती है अलॉन्ग द स्ट्रिंग। क्या बात समझ में आई? अब आपको निकालना है फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। v1 है इसकी वेलोसिटी, v2 है इसकी वेलोसिटी, आपको थीटा ये गिवन है। अब अगर ये v2 नीचे आता है तो ये इधर खिसकेगा, हमने देखा भी होता है कई बार, है ना। ये v2 नीचे आ रहा है, v1 इधर खिसक रहा है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, क्या? टेक कंपोनेंट along the string, along the string। इस बात को आप याद रखना, कभी आपके नंबर नहीं कटेंगे। टेक कंपोनेंट along the string, हमेशा वो कंपोनेंट किधर लेना है? स्ट्रिंग की तरफ लेना है। स्ट्रिंग का कंपोनेंट कभी नहीं लेना है। तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरी इसकी वेलोसिटी है रोप की, वो वेलोसिटी ऐसे जा रही है, यूं जा रही है वो ऐसे, तो मैं ये v है, ये भी v है, ठीक है। v वेलोसिटी से रोप चल रही है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पे कोई v वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा तो यहाँ का पार्टिकल भी v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। अब आपको कंपोनेंट हमेशा लेना है स्ट्रिंग के अलोंग। कहाँ पे लेना है? स्ट्रिंग के अलोंग, अलोंग द स्ट्रिंग। तो v1 का अलोंग द स्ट्रिंग कितना होगा? तो मैं लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू v1 कॉस ऑफ थीटा, ऐसे लिखूंगा। क्या बात समझ में आई? और अगर ये v है और ये v2 है तो मैं लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू v2, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा इसका बिल्कुल जो स्ट्रिंग का पॉइंट यहाँ से अटैच्ड है वो कितनी स्पीड से चल रहा होगा? v स्पीड से चल रहा होगा। और ये जो पॉइंट है ये b का पॉइंट भी है, तो वो कितनी स्पीड से चल रहा होगा? v2 से चल रहा होगा। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट से एक ही स्पीड से चल रहे हैं तो v1 और v2 इक्वल है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो आपकी जो वैल्यू आई v1 की, किसकी? v2 की, वो कितनी आई? v1 कॉस ऑफ थीटा। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले सकते हो आप, यहाँ पर ये ब्लॉक 10 से इधर जा रहा है, ये वी से इधर जा रहा है, आपको वी भी निकालनी है, ठीक है। एंगल आपको गिवन है 53 डिग्री और 37 डिग्री। तो मान लो कि ये रोप इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, यूँ, तो मान लेते हैं वी से जा रही है। आपको क्या करना है? हमेशा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में लेना है यार? हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, अलॉन्ग द स्ट्रिंग, ठीक। तो अगर अलॉन्ग द स्ट्रिंग में बात करता हूँ तो यहाँ पर कंपोनेंट लोगे अलॉन्ग द स्ट्रिंग, तो कंपोनेंट कैसे आएंगे? ये 10 इस साइड है तो कंपोनेंट इस साइड होगा। अलॉन्ग द स्ट्रिंग कौन सी? अलॉन्ग द स्ट्रिंग ये है, कैसी है? ये अलॉन्ग द स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर लोगे तो ये एंगल कितना होगा? ये 53 डिग्री है तो ये भी 53 होगा। तो आप बोल सकते हो ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा? 10 cos 53। ये किसके बराबर होनी चाहिए? v के बराबर होना चाहिए। क्या बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर वैसे ही है vb का cos 37 किसके बराबर होना चाहिए? vb का cos 37 किसके बराबर होना चाहिए? v के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो vb cos 37 इज इक्वल्स टू v कितना है? v है 10 cos 53, 10 cos 53। तो यहाँ से आप लिख सकते हो vb इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3/5। ये 5 से 5 कट गया, आपके पास वैल्यू आई vb इज इक्वल्स टू 30/4, 7.5। क्या बात समझ में? तो ऐसे vb निकाल सकते हो। तो आपको हमेशा कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में लेना है यार? हमेशा स्ट्रिंग के कंपोनेंट के डायरेक्शन में लेना है, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो हम कभी नहीं भूलेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब बात करते हैं अपन स्प्रिंग फोर्स की। किसकी? स्प्रिंग फोर्स की। तो मैं आपको बताया था कि जैसे स्प्रिंग को आप खींचते हो तो अपने अंदर एक फोर्स पैदा कर लेती है जिसको हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है -kx। यहाँ पर k जो है वो कांस्टेंट है, x जो है वो क्या है? आपने कितना उसको खींचा या कितना उसको कंप्रेस करा, वो क्या होता है? x। तो ये माइनस क्या बता रहा है? क्योंकि हमेशा जैसे आप स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में खींचोगे तो वापस वो इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगी। तो आपके हमेशा उल्टी डायरेक्शन में, आपने x इधर लगाया, आपने खींचा ना तो आपका x इधर गया, तो फोर्स किधर लगेगी? इधर लगेगी, तो उसमें माइनस लगाते हैं। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? -kx इसकी डायरेक्शन होती है।
तो आपको ये याद रखना है क्या, स्प्रिंग फोर्स कितनी होती है, फोर्स इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। क्या बात समझ में आ रही है? अब इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं अपन। यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम गिवन है, ये इक्विलिब्रियम पर है, तो हम बोल सकते हैं कि इस पर कितना लग रहा होगा फोर्स, mg लग रहा होगा, तो यहाँ पर टेंशन T लग रहा होगा। अच्छा, तो T इक्वल्स टू mg हो जाएगा पहली बात तो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है ना ये, तो T इक्वल्स टू mg, जब भी तो बैलेंस करेंगे जब भी तो इक्विलिब्रियम पर रहेगा। तो यहाँ पर T है तो यहाँ पर भी T होगा, तो आप बोल सकते हो T इक्वल्स टू कितनी चली होगी, मान लो ये x डिस्टेंस खिंच गई होगी, x डिस्टेंस खिंच गई होगी, तो आप बोल सकते हो k इंटू एक्स। तो हम कह सकते हैं जो आपका T आया वो कितना आया, k इंटू एक्स आया, तो आप बोल सकते हो x जो है वो आपका आया T अपॉन के। T कितना है mg, तो mg अपॉन के, तो इतना इलॉन्गेशन उसमें आया होगा इसकी वजह से, इस फोर्स मास को टांगने की वजह से। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, ये क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं आगे भी आ सकते हैं। क्या बोला गया है, इनिशियली एट इक्विलिब्रियम, ये अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको बोल रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये वाला ब्लॉक, और एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये वाला ब्लॉक, व्हेन S1 इज कट, मैंने स्प्रिंग 1 को काट दिया, तो ए और ए बी क्या होगा उस मोमेंट पर, और जब सेकंड केस के अंदर मैंने S2 को काट दिया, मतलब ये वाली स्प्रिंग को काट दी, तब ऐसा ए और ए बी क्या होगा, ये मुझे पता लगाना है। अच्छा, जब ये इक्विलिब्रियम पर हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इसका एफबीडी बनाता हूं, किसका, नीचे इस ए ब्लॉक का मैं एफबीडी बनाऊंगा तो क्या आएगा, मैं बोल सकता हूँ नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर कुछ स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, मान लेता हूँ fs1 बोल देता हूँ, कितना fs1, ठीक है। अच्छा, इतना फोर्स लग रहा है, नीचे भी लग रहा होगा क्योंकि नीचे भी स्प्रिंग है, तो ये भी fs2 लगाएगा इधर, तो हम बोल सकते हैं नीचे fs2 भी लग रहा होगा इस पे, है ना, fs2, ठीक। अब ये बैलेंस कंडीशन में है, किसमें, ये इक्विलिब्रियम में, इनिशियली इक्विलिब्रियम, तो हम बोल सकते हैं आपका जो fs1 होगा वो कितना होगा, fs2 प्लस mg के बराबर होगा। अच्छा, अब मैं सेकंड ब्लॉक की बात करता हूँ, बी ब्लॉक के बारे में, ये ए की बात करी, ये बी की बात करते हैं, तो m2 मतलब m ही है ना, वो तो m ही लिया हुआ है, तो ऊपर लग रहा होगा fs2, कितना लग रहा होगा fs2, और नीचे लग रहा होगा mg, तो हम बोल सकते हैं fs2 इज इक्वल्स टू mg, क्योंकि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो आपका जो fs1 आया वो कितना आया, mg प्लस mg आया, इसको अपने ऊपर पुट कर दिया, तो आपके पास fs1 की वैल्यू आ गई 2mg, कितनी आ गई 2mg, और fs2 की वैल्यू कितनी आ गई, mg आ गई। तो जितने स्प्रिंग फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर, ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, इस पर 2mg लग रहा है, और इस पर कितना लग रहा है, mg लग रहा है। क्या बात समझ में आई? ये है इनिशियली एट इक्विलिब्रियम की, जब ये इक्विलिब्रियम में। अब मैंने क्या करा, S1 को काट दिया। अब देखो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है, आपको हमेशा याद रखना कि इफ एंड्स ऑफ स्प्रिंग आर कनेक्टेड टू मासेस देन टेंशन इन द स्प्रिंग डज नॉट चेंज। मतलब एकदम से सडनली चेंज कभी नहीं होता है किसी स्प्रिंग के फोर्स में, है ना, एकदम से चेंज नहीं होता, बल्कि वहीं पर टेंशन अगर लग रहा हो किसी स्ट्रिंग के अंदर, किसमें, रोप के अंदर, ये स्प्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब रोप, रस्सी, कैन चेंज सडनली। टेंशन एकदम से चेंज हो सकता है पर स्प्रिंग फोर्स एकदम से चेंज नहीं हो सकता। अब इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे अपन यहाँ पर। देखो, जब मैंने S1 को काट दिया, मतलब यहाँ से इसको काट दिया, तो ये वाला फोर्स तो जीरो हो गया, भाई स्प्रिंग को काट ही दिया आपने, अब तो स्प्रिंग तो बची नहीं, है ना, स्प्रिंग तो बची नहीं, तो कौन सा फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं ए की बात करूं, अगर मैं ए ऑब्जेक्ट की बात करता हूं अब, तो यहां पर ए ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो ऊपर तो कोई फोर्स है ही नहीं, है ना, नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, m इंटू जी लग रहा होगा, और यहां पर fs2 भी तो लग रहा था, है ना, पर क्या इसके काटने की वजह से एकदम से इस स्प्रिंग के अंदर फोर्स चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, यही कंसेप्ट है वो, है ना। इसको काट दिया तो स्प्रिंग ही नहीं बची, तो स्प्रिंग नहीं बची तो फोर्स तो वैसे ही चला गया इसका, पर जो दूसरी स्प्रिंग अटैच्ड थी, क्या इसकी स्प्रिंग काटने से इस पे फर्क पड़ेगा, एकदम से नहीं पड़ेगा। यही मैं आपको बता रहा था कि सडनली चेंज नहीं होता है। तो पहले इक्विलिब्रियम से पहले कितना फोर्स लग रहा था, mg लग रहा था, तो अभी भी कितना लगेगा, fs2 mg ही लगेगा, तो प्लस mg। तो मान लो ये एक्सेलरेशन a से नीचे गया, तो आप क्या लिखोगे, आपका फोर्स इस इक्वल्स टू कितना है, 2mg है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m इंटू 2g, किसके बराबर होता है, m इंटू ए के बराबर होता है, तो आपका 2g क्या आ गया, a। तो एक्सेलरेशन ऑफ a कितना आया, 2g आया। तो जैसे ही आप स्प्रिंग को काट दोगे, ये 2g एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट में बात करता हूं, किस ऑब्जेक्ट की, नीचे वाले ऑब्जेक्ट की। नीचे वाले ऑब्जेक्ट के देखो, जो बी ब्लॉक है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे आपने काटा, क्या ऊपर वाला फोर्स चेंज हुआ, इस वाली स्प्रिंग में नहीं चेंज हुआ, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर सडनली चेंज नहीं होता है।
तो ऊपर तो अभी भी कितना रहा है, mg रहा, तो ऊपर mg रहा, नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा बी ब्लॉक पे, वो भी mg लग रहा होगा। तो देखो क्या ये चलेगा, ऊपर भी फोर्स mg नीचे भी फोर्स mg, तो दोनों फोर्स बैलेंस्ड, एक्सेलरेशन 0, तो ये अपनी जगह स्टेबल रहेगा। तो क्या बात समझ में आई? जैसे आप स्प्रिंग को काट दोगे, S1 को काटोगे, तो आपका जो m है, ये वाला a वाला ऑब्जेक्ट है, ये तो 2g एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, पर जो आपका m है वो अभी भी स्टेबल रहेगा। ये मोमेंट की बात हो रही है, मतलब ना जैसे काटा वैसे ही, उसके बाद तो ऑब्वियसली दोनों नीचे आने लग जाएंगे, बट मोमेंट पे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मोमेंट पे आपने जैसे ही काटा और उसको नोटिस करा एकदम से, तो ये तो एकदम से 2g से नीचे भागेगा और ये वहीं पर मोमेंटली खड़ा रहेगा। क्या बात समझ में आई? अब S2 को काट दो, अब आपने S1 को अभी वैसे ही है, S2 को काट दिया इस बार। जब आप S2 को काटोगे तब इस पर कितनी फोर्स लग रही थी, देखो अब मैंने S2 को काट दिया है ना, और S1 अभी भी वैसे ही है, S1 अभी भी वैसे ही है। जब मैंने S2 को काट दिया तो यहाँ की जितनी भी फोर्सेस है सब गायब हो गई, स्प्रिंग ही नहीं है तो फोर्स भी नहीं है, ये वाली स्प्रिंग अभी भी अटैच्ड है। पहले कितना फोर्स लगा था इस पर, 2mg, तो क्या इसके काटने से एकदम से इसमें चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो आप बोल सकते हो जो ए ऑब्जेक्ट है, जो आपका ए ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, ऊपर अभी भी 2mg लग रहा होगा, है ना, और नीचे कितना लग रहा होगा, mg। तो आप कह सकते हो ये ऊपर जाएगा, कितना कैसे जाएगा ऊपर, तो बोल सकते हो 2mg माइनस mg इज इक्वल्स टू g। तो ये g वेलोसिटी जो आपका g है, g एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ भागेगा, कौन सा वाला, a वाला। और अगर मैं b की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, b की, तो देखो अगर मैं b की बात करूंगा तो b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इसको काट दिया मैंने बिल्कुल ऊपर यहाँ से, तो ऊपर का फोर्स गायब हो गया, नीचे कितना बचा, बस mg बचा, तो नीचे g से ये गिरेगा। तो जैसे आप ये वाली स्प्रिंग काट दोगे तो ऊपर वाला g से ऊपर जाएगा और नीचे वाला ब्लॉक g से नीचे जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करा मैंने, इस बार यहाँ पर स्प्रिंग नहीं, यहाँ पर रोप लगा दी और यहाँ पर नीचे स्प्रिंग है ना। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पहले स्प्रिंग थी, अब यहाँ पर रोप है, नीचे अभी भी स्प्रिंग है, और वही क्वेश्चन है इनिशियल एट इक्विलिब्रियम फाइंड ए बी व्हेन S1 इज कट और S2 इज कट। तो वापस वही चीज़ है ना, अगर इसका FBD बनाओगे आप, इनिशियल इक्विलिब्रियम बनाओगे तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, m ये a का बना रहा हूँ मैं, तो ऊपर टेंशन T लग रही होगी और नीचे फोर्स mg प्लस F S स्प्रिंग फोर्स, जो ये स्प्रिंग लगा रही होगी इस पर, तो हम लिख सकते हैं T इज इक्वल्स टू mg प्लस F ऑफ S। बी ऑब्जेक्ट में बनाऊंगा FBD तो कैसे लगेगी, नीचे फोर्स mg ऊपर फोर्स Fs, तो Fs इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा, mg को यहाँ पुट कर देना इधर, तो T आपके पास आ जाएगा 2mg। तो हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में यहाँ पर टेंशन कितना लग रहा होगा, 2mg लग रहा होगा, और यहाँ पर कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो ये इक्विलिब्रियम वाली केस है। अब मैंने S1 को काट दिया, मतलब मैंने रोप को काट दिया, किसको काटा, रोप को। तो क्या स्प्रिंग में एकदम से चेंज होता है कभी, स्प्रिंग में एकदम से कभी चेंज नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं ये FBD इसका बनाओगे आप, m ऊपर वाले A ब्लॉक का बनाओगे FBD, तो हम बोल सकते हैं ऊपर जो टेंशन काट दी उसको रोप को, तो 0 हो गया वहाँ। तो नीचे फोर्स mg लग रहा था यहाँ पर, और स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा था, वो अभी भी mg ही लगेगा, क्योंकि एकदम से चेंज नहीं होता है। ठीक है, नीचे जब Fs लग रहा था वही लगता रहेगा। ठीक, तो आप बोल सकते हो 2mg टोटल फोर्स नीचे होगा, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ए ऑब्जेक्ट वो नीचे जाएगा, कितने से, 2g से वो नीचे जाएगा, किसने से, इसको लिख सकते हो ना आप m इंटू 2g, तो ये 2g से नीचे जाएगा, कौन सा, ए ऑब्जेक्ट। अच्छा अब देखो बी ऑब्जेक्ट के लिए भी वही है। बी ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, जब आपने S1 काटा है तो m ऐसा है, mg नीचे लग रहा होगा, ऊपर एकदम से फोर्स चेंज नहीं होती है, तो अभी भी दोनों फोर्सेस बैलेंस है, तो ए भी कितना होगा, 0 होगा जब S1 आपने काटा है। ठीक है, अब आपने S2 को काट दिया, किसको काटा, S2 को, S1 को रहने दिया, रोप को लगे रहने दी, S2 को आपने काट दिया। अब देखो जब आप S2 को काट दोगे ना तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन चेंज सडनली। तो मैं बोल सकता हूं कि आपकी जो, जैसे आप इसको काटोगे, यहां से काट दिया आपने, तो क्या होगा, स्प्रिंग S2 को काटा आपने, इसको काट दिया, तो क्या हो जाएगा, इसमें एकदम से जो आपकी रस्सी है उसमें चेंज सडनली हो जाएगा। तो मुझे पता नहीं उसमें कितना चेंज आया, तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं इसका FBD बनाऊँ तो ये हो सकता है m a का बना रहा हूँ मैं, तो ऊपर टेंशन T लग रहा होगा, है ना, और क्योंकि टंगा हुआ है ना, ये नीचे आ सकता है क्या, इससे टंगा हुआ है ना, ये ऐसे कूद तो थोड़ी सकता है, ये ऐसे कूद सकता है क्या, नहीं कूद सकता, क्योंकि टंगा हुआ है इससे रस्सी से, तो जहाँ पर है वहीं पर टंगा रहेगा। तो आप ये कह सकते हो कि टेंशन जैसे ही आप इस वाली को काटोगे नीचे को, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला फोर्स तो 0 हो गया, एक इसमें mg तो लग ही रहा होगा, तो T इक्वल्स टू mg हो जाएगा। तो ये चल ही नहीं पाएगा क्योंकि अटका हुआ है उससे, तो आपका जो एक्सेलरेशन ऑफ A होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। क्या बात समझ में आई? और जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है,
नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, जब उसको काट दोगे आप तो इस पर कितनी फोर्स बचेगी, m, नीचे बस mg लग रहा है, ऊपर तो कोई फोर्स अब बची ही नहीं, तो mg अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना है, g। तो क्या पता चला डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चंस के अंदर, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन चेंज सडनली वेयर एज द टेंशन इन द स्प्रिंग कैन नॉट चेंज सडनली। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपका जो एनएलएम है वो बस इतना सही है ना, इसके अंदर अपने वेज कंस्ट्रेंट पढ़ लिया, स्प्रिंग आपका कंस्ट्रेंट पढ़ लिया, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है ना, और ये स्प्रिंग का क्या रिलेशन होता है, एकदम से काट देते हैं तो वो भी आपको डिस्कस करा लिया है। तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है फ्रिक्शन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा और अलग पार्ट है वो, है ना, एक तरह से वो एनएलएम का ही है बट उसको अलग से पढ़ा जाता है हमेशा फ्रिक्शन के अंदर। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।